शुरुआत करेंगे। देखें, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात हो रही है तो सबसे पहले आधुनिक भारत के इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप देखते हैं तो प्रश्न बनता है पहला ही कि यह आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की यह जो प्रक्रिया हुई, ये कब देखने को मिलती है? पहली बात, इसके कारण क्या रहे हैं? आखिर किन कारणों की वजह से अचानक से यह आधुनिक भारत में किसी एक निश्चित समय काल में इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति देखने को मिली? इसके केंद्र में क्या रहा है? केंद्र बिंदु में इसके क्या रहा है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में जो प्रयास किए गए, वो प्रयास किस किस रूप में रहे? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो भी सुधार कार्य हुए, उन सुधार कार्यों का क्षेत्र क्या था? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें अगर एक और पॉइंट जोड़ दिया जाए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, तो हमारे लिए काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये कुछ सब टॉपिक्स हैं, अगर इन मुद्दों पे हम लोग बात कर लिए तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक सामान्य सी बढ़िया सी समझ बन जाएगी और सारे प्रमुख तथ्य अपने आप से यहां पे इंक्लूड होते चले जाएंगे। शुरुआत करेंगे। अगर कब की बात किया जाए तो आधुनिक भारत में यह जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिल रहा है, तो पहली बात है कि ये 19वीं सदी में आरंभ हो रहा है और 20वीं सदी में भी यह चल रहा है। तो 19वीं 20वीं सदी में आधुनिक भारत के अंतर्गत यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। 19वीं 20वीं सदी, 19वीं सदी कहने का मतलब 1800 प्लस, 20वीं कहने का मतलब 1900 प्लस। 19वीं 20वीं सदी में आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या आधुनिक भारत के इतिहास में ही यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की घटना हुई या इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है? तो आपको मैं बता दूं कि यह जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति रही है, यह सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत में ही ऐसी घटना हुई, ऐसा नहीं था। क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के इतिहास को अगर हम 3 भागों में बांट करके देखें, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तो हमें यह दिखाई पड़ेगा कि समाज में सुधार की प्रक्रिया या धर्म में सुधार की जो प्रक्रिया रही, वह प्राचीन भारत में भी देखने को मिलती है। कब? जब भारत में प्राचीन काल के अंतर्गत महाजनपद काल चल रहा था, या यूं कह लें कि उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते, उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते और पूरे महाजनपद काल के दौरान प्राचीन भारत के इतिहास में हमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते क्या हुआ कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तो आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कुछ दार्शनिक पक्ष दिखाई पड़ते हैं और जिनका मुख्य विवेचन उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो ब्राह्मणवादी जो यज्ञ कर्मकांड की व्यवस्था रही, परंपरागत रूढ़िवादी, उसके विरोध में यह उपनिषद वाला दार्शनिक पक्ष देखने को मिला। और इसी में और अगर प्लस कर दिया जाए महाजनपद काल में, तो यहां पे हमने बौद्ध धर्म भी देखा है, जैन धर्म भी देखा है। इसी कड़ी में ब्राह्मण धर्म की भी अगर बात किया जाए तो यहां पे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म आदि आदि आंदोलन के ही विविध पक्ष रहे हैं। इसका मतलब कि प्राचीन काल के इतिहास में भी हमारे देश में समाज के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया हुई। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का संबंध प्राचीन भारत से भी है। मध्यकाल में आपने देखा सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी
आंदोलन, इस्लाम धर्म में जो प्रवृत्तियां कुरीतियों के रूप में जड़ कर गई हैं, उन कुरीतियों को इस्लाम धर्म से दूर करना यह सूफीवाद का एक प्रमुख मंतव्य रहा है। जबकि हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में सुधार से संबंधित वो जो पोंगा पंडित की स्थिति होती है, रूढ़िवादिता की स्थिति होती है, परंपरागत जो प्रणाली होती है, जिसकी वजह से समाज जड़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, समाज में विकास की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। तो हिंदू धर्म में उन सारी कुरीतियों को दूर करने के संदर्भ में जो कुछ हिंदू संतों के द्वारा प्रयास किए गए, वो प्रोसेस भक्ति आंदोलन के तौर पे जाना जाता है। इसी कड़ी में आधुनिक भारत की बात किया जाए तो 19वीं 20वीं सदी में भी, आधुनिक भारत में 19वीं 20वीं सदी में भी हम समाज और धर्म में सुधार की प्रक्रिया देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हमारा आज का टॉपिक है ये आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस पे हम लोग बात को फोकस करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि ये जो 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का समय काल रहा, तो इसके कारण क्या रहे? बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न यहां पे बनेगा। तो 19वीं 20वीं सदी में जो यह कारण रहे, दूसरा सब टॉपिक हमारा होता है कारण का। आखिर क्या कारण रहा कि 19वीं 20वीं सदी में हमारे देश भारत में समाज में और धर्म में सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई? इसके कारण क्या रहे? तो इसके कारण को मोटे तौर पे हम 2-3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो इसका जो मूल स्रोत है, अर्थात इसका उद्गम जो है या इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जो प्रेरणा मिली 19वीं 20वीं सदी में, वो प्रेरणा हमें मिलती है कहां से? तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से। अगर कभी यह प्रश्न पूछा गया कि भारत में आधुनिक काल में जो सुधार की प्रक्रिया हुई, तो उसके प्रेरणा इन भारतीय विद्वानों को कहां से मिली थी, तो उसकी प्रेरणा भारतीय विद्वानों को पाश्चात्य संस्कृति से ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि यह एक पाश्चात्य संस्कृति वाले जो देश हैं, वो एक खुले समाज का प्रतिनिधित्व करता है, एक खुले समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और जहां समाज में खुलापन होता है, वह समाज अधिक विकासशील माना जाता है। विकास की वहां पे बहुआयामी प्रतिभाएं होती हैं। तो यही रीजन था कि इसकी जो प्रेरणा मिली 19वीं 20वीं सदी में भारतीय विद्वानों को, वो प्रेरणा मिली पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से। पाश्चात्य संस्कृति कैसे आ गया भारत में? यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपीय शक्तियों में भी ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हरा दिया, भारत से भगा दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर अपना राज, ब्रिटिश राज कायम कर लिया। तो चूंकि शासक वर्ग अंग्रेज हो चुका है, शासक वर्ग में शामिल हो चुके हैं, तो शासक वर्ग में शामिल होने की वजह से अंग्रेजी कल्चर, ब्रिटिश कल्चर हमारे देश में अब थोपा जाने लगा, जो कि एक खुले प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करता था। तो सीख भारतीयों को यहां से मिली। इसके अलावा अनेक भारतीयों के मन में यह बात भी आई कि आखिर हम लोग बार बार गुलाम क्यों हो जाते हैं? प्राचीन भारत में भी समय समय पे विदेशियों का आना हुआ, मध्यकाल में भी विदेशियों का आना हुआ, आधुनिक भारत में भी विदेशियों का आना हुआ, और समय समय पे हम भारत के जो मूल निवासी हैं, वो सारे मूल निवासी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। हमारी कल्चर, हमारा जो मूल संस्कृति है, वो पीछे छूट जाता है और हमें नए नए लोगों के, नए नए संस्कृतियों को आत्मसात करना पड़ता है। तो एक दूसरा यहां पे तथ्य निकल करके आता है कारण में कि अंग्रेजों से या पाश्चात्य जगत के लोगों से, अंग्रेजों से पराजय की चेतना, अंग्रेजों से पराजय की चेतना एक दूसरा कारण बनता है,
जिसने आम भारतीयों को, विद्वानों को विवश किया सोचने के लिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम बार बार गुलाम हो जाते हैं, कोई भी बाहरी आकर के हमारे ऊपर शासन करने लगता है। जब इन बातों की खोजबीन भारतीय विद्वानों ने शुरू की तो उन्हें महसूस हुआ कि हमारे समाज में ही, हमारे धर्म में ही समस्याएं हैं कि हमारा समाज बिल्कुल बिखरा हुआ है। फूट डालो, शासन करो, कोई भी आसानी से कर लेता है। हमारा समाज धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे वगैरह वगैरह बटा हुआ है और किसी भी बाहरी के लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होता है इन बटे हुए समाज को और बांट करके, उस समाज के खोखलेपन को जाहिर करके कोई भी विदेशी हमारे ऊपर राज अपना स्थापित कर सकता है। तो दूसरा मुद्दा होता है अंग्रेजों से पराजय की चेतना भारतीयों को जब हुई तो उन्होंने इस संदर्भ में खोजबीन करना शुरू किया, इसके कारण के तह में जाने का प्रयास किया, तो समाज और धर्म में सुधार की प्रवृत्ति बलवती हुई और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्ति स्थापित हुई। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 19वीं सदी के आरंभ में आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, 1813 का एक्ट आया था। 1813 का एक्ट, 1813 के एक्ट में बहुत सारी 3-4 महत्वपूर्ण बातें थी, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि ईसाई मिशनरियों को अब भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई। 1813 के एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई, अर्थात भारत को ईसाईमय बनाने की छूट मिल गई। भारत का, भारतीय पुरानी संस्कृति का क्रिश्चियनिज्म कर देने की छूट मिल गई ईसाई धर्म प्रचारकों को। भारत को ब्रिटिश कल्चर में पूरा बांध देने का अंग्रेजों का यह एक प्रयास रहा कि 1813 के अधिनियम में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने और लोगों को ईसाई बना देने की छूट मिल जाती है। इससे क्या हुआ, भारतीय विद्वान थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि भारतीय लोगों को अब ईसाई धर्म प्रचारक या ईसाई धर्म की जो मिशनरीज हैं वो भारत को, भारत के लोगों को ईसाई बनाने की शुरुआत कर दी है। अर्थात ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा क्या किया गया, प्रचारकों के द्वारा भारतीय संस्कृति में सेंध लगा दिया गया। भारतीय संस्कृति में सेंध लगाने की प्रवृत्ति हुई तो बहुत सारे भारतीय विद्वान थोड़ा सा जागरूक हुए कि भाई ईसाई धर्म प्रचारक या मिशनरीज आएंगी, भारत में अपना प्रचार कर रही हैं, ईसाई धर्म की अच्छी बातों को बता रही हैं, उसके खुलेपन को बता रही हैं और एक बंद प्रकार का जो भारतीय समाज है उस पे हमला किए जा रहे हैं। तो भारत देश के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, तो अपने आप से ही वो ईसाई धर्म की ओर उन्मुख हो जाएंगे और भारतीय कल्चर अपने आप से छिन्न भिन्न होता जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या 1813 के एक्ट से, अर्थात 19वीं सदी के आरंभ से ही देखने को मिली। तो भारतीय विद्वान इस बात को लेकर के भी जागरूक हुए। इसके साथ साथ ये आपने देखा कि प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक भारत हो, हर जगह भारत में सुधार की प्रक्रिया हुई। और ये सुधार की प्रक्रिया क्यों हो रही है, इसका मतलब कि हमारे समाज में ही, हमारे संस्कृति में ही कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, अर्थात भारतीय संस्कृति या धर्मों में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसकी वजह से भी उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसकी वजह से भी भारत पीछे छूटता जा रहा है, एक बंद प्रकार का समाज स्थापित हो गया है। तो ये कुल 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिनकी वजह से क्या हुआ, जिनकी वजह से ही, इन उपरोक्त 4-5 कारणों की वजह से ही 19वीं सदी में सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई।
जो कि 20वीं सदी तक चलती रही, 20वीं सदी तक चलती रही। और चूंकि 19वीं 20वीं सदी तक यह कंटिन्यू रहा, इसी वजह से 19वीं 20वीं सदी का सुधार आंदोलन के तौर पे भी इस टॉपिक को जाना जाता है। 19वीं 20वीं सदी में यह घटना हुई, सुधार की प्रक्रिया हुई। इस वजह से भारत में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो समाज में और धर्म में सुधार की प्रक्रिया हुई, उसे 19वीं 20वीं सदी का सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, वो क्या था? इसके केंद्र में कौन था? केंद्र बिंदु कौन था? सुधार के केंद्र में कौन सा एक तत्व अहम था, सबसे महत्वपूर्ण पहलू था? प्रश्न पूछा हुआ है बड़ी परीक्षाओं में कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र में कौन था, तो केंद्र में महिला थी। केंद्र में महिला या नारी, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि विद्वानों का, सुधार आंदोलन से संबंधित विद्वानों की यह मान्यता थी कि अगर समाज को व्यवस्थित करना है, समाज को खुशहाल बनाना है, समाज को शिक्षित बनाना है, समाज को डेवलप्ड बनाना है, तो हमें एक एक परिवार को डेवलप्ड बनाना होगा, शिक्षित बनाना होगा, खुशहाल बनाना होगा। और समाज तभी डेवलप्ड हो सकता है जब एक एक परिवार समाज का डेवलप होगा। और चूंकि परिवार की जो रीढ़ होती है, जो आधारशिला होती है, वो महिला होती है। अगर महिला शिक्षित है, महिला खुशहाल है, तो कोई भी घर खुशहाल होगा। जब प्रत्येक घर खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी डेवलप्ड होगा, खुशहाल होगा। तो कभी भी अगर यह कॉन्सेप्ट पूछा गया कि केंद्र बिंदु में कौन था, तो केंद्र में, सुधार के अंतर्गत केंद्र बिंदु में महिला थी, भारतीय नारी थी। अर्थात सुधार आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो सुधार आंदोलन का मुख्य ध्येय था महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। अब आप कभी अगर निबंध में भी आपको, मुख्य परीक्षा आप दे रहे हो, निबंध में भी आपको लिखना है महिला सशक्तिकरण पे, तो आप इस बात को यहां से भी कोट करके वहां पे लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर को इस बात की जानकारी होगी कि आप वास्तव में कितने ज्ञानी हैं, आप कितना विश्लेषण परख अपने समाज का अध्ययन किए हुए हैं, अपने इतिहास का अध्ययन किए हुए हैं। इसी कड़ी में अब यह बात देखते हैं कि ये जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं, तो सुधार के प्रयास किस किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं? सुधार के प्रयास, ध्यान से इस बात को भी समझेंगे। सुधार के प्रयास, इसमें 2-3 मुद्दों पे हमें बात करनी है। पहला तो ये कि जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं 19वीं 20वीं सदी में, आपने टाइटल देखा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हमारा टॉपिक है। पहले तो ये समझ लें कि ये आंदोलन क्यों कहा गया। इसका मतलब कि पूरे देश में किसी एक पक्ष को लेकर के जो पूरा सिनारियो है, सिस्टम है, उसमें परिवर्तन करने की आकांक्षा लोग रखते हैं। अगर संपूर्ण सिस्टम में परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए दूसरा शब्द यूज किया जाता है। यहां पे 2 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इस बात को भी समझ लें। एक शब्द होता है क्रांति और एक शब्द होता है आंदोलन। क्रांति और आंदोलन को लेकर के कई बार लोग मिसगाइड होते हैं और एक ही प्रकार के माहौल में इन दोनों को समानार्थी रूप से प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू कभी देना हुआ और आपने गलती कर दिया यहां पे, तो सारे ज्ञान पे पानी फेर देना होगा। इंटरव्यू बोर्ड समझ जाएगा आपने बारीकी से अध्ययन नहीं किया है। मोटा मोटा तो है, बारीकी से अध्ययन नहीं है। अगर समाज के संपूर्ण जो भी अवयव हैं या पक्ष हैं, पक्ष में सुधार करना है या आमूलचूल परिवर्तन करना है, आमूलचूल परिवर्तन करना है, तब इस प्रक्रिया को क्रांति कहा जाता है। समाज के संपूर्ण पक्ष का मतलब, तो किसी भी समाज में
सामाजिक पक्ष होता है, राजनीतिक पक्ष होता है, प्रशासनिक पक्ष होता है, आर्थिक पक्ष होता है, सांस्कृतिक पक्ष होता है। ये सारे पक्ष मिलकर के एक संपूर्ण संस्कृति का या समाज का निर्माण करते हैं। और अगर इन सारे के सारी व्यवस्थाओं में अर्थात आमूल चूल परिवर्तन कर देना है, पूरी व्यवस्था को ही बदल देना है, तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है वो है क्रांति। तब प्रश्न बनता है कि भाई आंदोलन क्या है? ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, समझना है, बहुत जरूरी है। तो आंदोलन क्या होता है? इन सारे में से किसी अगर एक पक्ष में, किसी एक पक्ष में, संपूर्ण पक्ष नहीं, समाज का संपूर्ण पक्ष नहीं, समाज के किसी एक अवयव या किसी एक पक्ष में अगर सुधार करना है तो आंदोलन कहा जाएगा। अर्थात अगर क्रांति पिता हो गया तो आंदोलन क्या हो गया? पुत्र हो गया। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से इतनी कॉन्सेप्ट वाली समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्रांति और आंदोलन क्या होता है? अब आपने यहां पे देखा कि यहां पे आंदोलन शब्द का यूज किया गया है, क्रांति शब्द का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ समाज में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। समाज में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उसमें सिर्फ सुधार का प्रयास किया जा रहा है। संपूर्ण सामाजिक पक्षों में सुधार नहीं किया जा रहा है, परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इस वजह से क्रांति नहीं बल्कि आंदोलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने 1857 का आंदोलन नहीं पढ़ा है, 1857 की क्रांति पढ़ी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1857 तक जो पूरा भारत ब्रिटिशमय हो गया था, ब्रिटिश कल्चर से ओतप्रोत हो गया था, ब्रिटिश शासन प्रणाली भारत में लागू हो गई थी, ब्रिटिश कल्चर भारत में हावी हो चुका था। उस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदल देना था और पुरानी जो मुगल शासन प्रणाली वाली व्यवस्था थी उसको दोबारा से वापस लाना था। इस वजह से 1857 के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण सिस्टम में बदलाव करना था। जबकि सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए क्रांति नहीं बल्कि आंदोलन शब्द का प्रयोग होता है। अब ये जो सुधार के ये जो प्रयास हो रहे हैं, इसमें समझने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं, तो समाज में सुधार का प्रयास होना है, समाज में सुधार करना है, था सामाजिक सुधार हमारा मुख्य ध्येय है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है इस सामाजिक सुधार का कि भारत में हमारा जो समाज है ना, बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात समझने का प्रयास करेगा। भारत में हमारा जो समाज है ना, वो समाज बिल्कुल स्वतंत्र समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज पर धर्म का प्रभाव है। अर्थात हमारा जो समाज है ना, धर्मों के द्वारा संचालित होता है। हमारे समाज की मुख्य समस्या क्या है? हमारे समाज की एक मुख्य समस्या इस समय क्या थी? इस समय थी सती प्रथा। क्यों भाई? और सती प्रथा यह हमारी सामाजिक समस्या नहीं थी। यह सती प्रथा कहां से हमारे समाज पे लाद दिया गया? हमारे धर्म के द्वारा ही, बाबा जी लोगों के द्वारा यह लाद दिया गया। हमारे यहां एक समस्या है जाति प्रथा। यह सामाजिक समस्या है, धार्मिक समस्या नहीं है। लेकिन यह सामाजिक समस्या कहां से उत्पन्न हुई? हमारे जो बाबा जी लोग हैं, हमारे जो धर्म तंत्र वाले लोग हैं, उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिपाटी बना दी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज की जो प्रवृत्तियां रही हैं उन पर धर्म बहुत ज्यादा हावी रहा, सबसे ज्यादा हावी रहा। धर्म की वजह से ही हमारे समाज में कुछ कुप्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां घर कर गई थी। बाल विवाह को धर्म के आधार पर प्रश्रय दिया गया। बाल विवाह सामाजिक समस्या है, लेकिन उसको प्रश्रय कहां से मिल रहा है? धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा उसको प्रश्रय मिल रहा है। इसका मतलब भारतीय विद्वानों को यह समझ में आ गया कि अगर हमें समाज में सुधार करना है
हमें अगर समाज में सुधार करना है तो हमारा प्रयास सिर्फ समाज में अगर सुधार करने का होगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह एक तरफा होगा। अगर हमें समाज में सुधार करना है, समाज में सुधार करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें धर्म में भी सुधार करना होगा, धर्म में भी सुधार करना आवश्यक होगा। क्लियर है भाई? यही रीजन है कि यह टॉपिक सामाजिक के साथ साथ धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पे भी जाना जाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट वाली बातें अभी चल रही हैं, हम तथ्य पे अभी नहीं पहुंचे हैं। दूसरी बात, ये जो 19वीं 20वीं सदी में ये जो सुधार के प्रयास हुए, तो सुधार के जो प्रयास हुए वो 3 प्रकार से प्रयास देखने को मिलता है। बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आपकी हो रही है। लगातार यहां से अब कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बन रही है। ये जो सुधार के प्रयास हुए, सुधार के 3 प्रकार के प्रयास देखने को मिलते हैं। एक व्यक्तिगत प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास। दूसरा संस्थागत प्रयास। तीसरा कानूनी प्रयास। ये 3 प्रकार से भारत में 19वीं 20वीं सदी के दौरान समाज और धर्म में सुधार की जो प्रवृत्ति हुई, 3 प्रकार के प्रयासों से इसको सफल किया गया। कौन कौन से? व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों में आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। क्यों भाई? अकेले बंगाल में लड़कियों के लिए 30 से ज्यादा स्कूल खोल दिया, लड़कियों को शिक्षित बनाने के लिए। विधवा विवाह के संदर्भ में बहुत सकारात्मक प्रयास रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया समाज में अलख जगाने के लिए। संस्थागत प्रयास की बात किया जाए तो यहां पे आपने नाम सुना होगा ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का। आपने नाम सुना होगा यहां पे प्रार्थना समाज का। आपने नाम सुना होगा यहां पे आर्य समाज का। आपने नाम सुना होगा अलीगढ़ आंदोलन का। ऐसे बहुत सारे, रहनुमाई मजदयासनान सभा का नाम सुना होगा पारसी धर्म में सुधार करने के लिए। ऐसे ये जो प्रयास हो रहे हैं, ये संस्था बना करके सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं, संस्थागत प्रयास। और कानूनी प्रयास तीसरा, आपने देखा कि कानूनी जो प्रयास हो रहे हैं इसी के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बाल विवाह के विरुद्ध, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट अर्थात सम्मति आयु अधिनियम बाल विवाह के विरुद्ध, 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से कानून बना शारदा एक्ट बाल विवाह के विरुद्ध, शिशु हत्या के विरोध में दास प्रथा 1833 दास प्रथा के विरुद्ध सामाजिक समस्या कानून बना। ये पूरा का पूरा सिनारियो आप समझ सकते हैं कि ये जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आधुनिक भारत में 19वीं 20वीं सदी में, अगर समाज में सुधार करना है तो विद्वानों को यह बात स्पष्ट हो गया कि हमें धर्म में भी सुधार करना जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज धर्म से ही संचालित होता है, खुलापन समाज नहीं है। ये जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं वो सुधार के प्रयास 3 प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, व्यक्तिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास और कानूनी प्रयास के। एक और महत्वपूर्ण बात यहीं पे, अब ये जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं तो सुधार के अंतर्गत कार्य क्या क्या हुए, सुधार के अंतर्गत जो प्रयास हुए किस संदर्भ में, किन किन क्षेत्रों में वो सुधार के कार्य किए गए। तो अगर कार्य की बात किया जाए तो यहां पे अगर समाज में सुधार की बात किया जाए सामाजिक सुधार, और अगर बात किया जाए धार्मिक सुधार धर्म में सुधार, तो कौन कौन से ऐसे सुधार के पक्ष रहे, अगर वो हम समझ लें तो हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाएगा। तो कार्य के अंतर्गत सामाजिक सुधार में हमारे देश में समाज में समस्याएं क्या क्या है,
तो हमारे देश में सामाजिक समस्याओं में जाति प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। विद्वानों ने इस क्षेत्र में प्रयास किया। हमारे समाज में छुआछूत ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अस्पृश्यता इसी के लिए यूज किया जाता है, अस्पृश्यता। हमारे समाज में सती प्रथा इस समय की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे समाज में बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे समाज में बहु विवाह, बहु का मतलब बहुओं का विवाह नहीं भाई, बहु का विवाह तो हो गया तभी बहु हो गई। बहु का मतलब, बहु विवाह का मतलब एक पुरुष कई कई शादियां कर रहा है, बहु विवाह। इसके अलावा स्त्रियों का अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या रही। जहां पे अशिक्षा होगी वो समाज डेवलप कर ही नहीं पाएगा कभी। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे चलना, यही शिक्षा का अभिप्राय होता है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक अधिकार नहीं प्राप्त था। महिलाओं को आर्थिक अधिकार, महिलाओं को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। प्रोडक्टिव कार्यों से उनको अलग कर दिया गया। अगर देश में 100 लोग हैं तो मोटे तौर पे 50 पुरुष 50 महिलाएं। 50 पुरुष तो आर्थिक आमदनी के लिए, आय के लिए काम कर रहे हैं बाहर निकल करके, लेकिन महिलाएं घर की चार दीवारी में, उनको कैद कर दिया गया। अगर महिलाएं भी आर्थिक आय बढ़ाने में, समाज में अपनी सहभागिता देनी शुरू करें, अगर महिलाएं भी प्रोडक्टिव कार्यों में लगे, तो अगर देश की जीडीपी 1 रुपए है 50% पुरुषों के हवाले से, तो यह देश की जीडीपी 2 रुपए की जा सकती है अगर महिलाएं भी समान रूप से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। तो देश की आर्थिक स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता था। तो महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिलाना, देना, यह भी सामाजिक सुधार का एक बहुत ही प्रमुख अंग या अवयव रहा है। बात आराम से समझ में आ रही है? बात आराम से समझ में आ रही है? अब समझें इस बात को कि हमने कैसे कैसे इन सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया है। विश्लेषण परक कोई जब कार्य आप करते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। अब इस पे कोई चीज, अगर आपको निबंध भी लिखना रहेगा तो कितना शानदार, आप 600 शब्दों में, 1000 शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर बात करें हम धार्मिक कुरीतियों में कि कौन कौन से ऐसे पक्ष रहे हैं जिनमें सुधार आवश्यक था, तो यहां पे मूर्ति पूजा बहुत बड़ा एक मुद्दा था। हनुमान जी की मूर्ति रहेगी तभी ये पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज उपवास करेंगे पूजा से। अंधविश्वास कितनी बड़ी समस्या है। पता चला थके हारे बाजार से आ रहे हैं, तब तक पड़ोस वाले ने कहा, अरे भैया वहां पे तो गणेश जी दूध पी रहे हैं, आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। कहां पे भाई गणेश जी दूध पी रहे हैं? तो गणेश जी लगता है जग गए हैं, भूख लगी है, गणेश जी आज दूध पी रहे हैं। सारे लोग भागे भागे जा रहे हैं, तो भैया हम भी जाएंगे दूध पिलाने। अब भागे भागे अमुक मंदिर में लोग जा रहे हैं दूध पिलाने के लिए। अरे भैया मूर्ति मिट्टी की बनी हुई दूध कैसे पी सकती है? लेकिन पी रही है आज। और भागे भागे अब लोग जा रहे हैं, एक कटोरी दूध लिया, गणेश जी के सूंड में लगा दिया, अब गणेश जी पी रहे हैं। तार्किक रूप से देखा जाए, तर्क के आधार पर देखा जाए तो यह संभव नहीं है। कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण पीछे छुपा हुआ होगा। लेकिन अंधविश्वास कि मूर्ति दूध पी रही है, धार्मिक आडंबर, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, धार्मिक आडंबर अलग से। अंबानी साहब को पूजा करना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की पूजा होगी। किसी दिन दुखिया को भी आवश्यकता है पूजा की, उसको भी तो आगे बढ़ना है, अंबानी बनना है, तो उसका 2 4 5 रुपए में पूजा होगा। अर्थात धर्म में भी दिखावा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हावी रही। इसके अलावा बहुदेववाद, सारे लोग कहते हैं ईश्वर एक है। आप भी जानते हैं, मैं भी कहता हूं ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो शिव जी अलग कैसे, विष्णु जी अलग कैसे,
ब्रह्मा जी का तो आता पता है नहीं, एक ही मंदिर है। देवियां अलग से, देवता अलग से, ईश्वर अलग होता है, देवता अलग होते हैं। बहुत सारे लोग तो यह भी नहीं जानते हैं कि ईश्वर और देवता अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं। ईश्वर अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं। तो हमारे यहां बहुदेववाद की प्रवृत्ति, सोमवार को शिव जी की पूजा करनी है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, बुधवार को गणेश जी का दिन है, बृहस्पतिवार को साईं बाबा का दिन है, और सप्ताह का अंत होते हुए शनिचर सब पे सवार। एक कहावत भी है, जब से सजनिया हमसे कहीं कि हमका तो से प्यार बा, तैया से शनिचर सवार बा। एक कहावत भी है कि सप्ताह का अंत होते होते सब कुछ अच्छा गया, शनिचर भारी पड़ गया। मतलब ये कि 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, 365 गुणे 7 गुणे 24 कर ले, हर पल समय बदल रहा है, समस्या विकट है। तो ये हमारे यहां की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं। अंधविश्वास और तो और सबसे बड़े कठमुल्लापन अर्थात ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद। ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद। पंडित जी कहेंगे कि हम पूजा कराएंगे तभी तुम्हारा पूजा सफल होगा, तुम अकेले ओम नमः शिवाय का जाप करो, हवन करेंगे, हवन कर लो, तुमका फायदा नहीं होगा। जब दान दक्षिणा दोगे, हम पूजा कराएंगे, मन से कराएंगे, थोड़ा सा मिठाई भी दे देना, दान दक्षिणा भी देना, मन से करा देंगे। भैया पढ़ना है आपको मंत्र, और पंडित क्यों? क्योंकि शुद्ध उच्चारण संस्कृत का वो करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस किया है बचपन से उन्होंने इसी काम का। हमसे जुबान लड़खड़ा सकती है, ओम की जगह गोम निकल गया तो फिर हम तो अच्छा करने के लिए ओम शब्द बोल रहे थे, और गलती से गोम निकल गया तो भाई अब प्रलय आ जाएगा। तो मतलब शुद्ध उच्चारण हो सके, इस वजह से इनको लाया गया था, क्योंकि इनका काम ही यही था कि बचपन से यही करते आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? मीडिएटरशिप का काम करना शुरू कर लिया। चढ़ावा दो, जितना अच्छे से चढ़ावा दोगे, जितना हैवी चढ़ावा दोगे, उतने ही मन से करेंगे। भैया मन से करो चाहे बेमन से करो, संस्कृतियां तो वही पढ़नी थी, मंत्र तो वही पढ़ना है। तो ये कुछ हमारे यहां समस्याएं रही, जिनको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत सुधार की आवश्यकता महसूस हुई विद्वानों को, और इन क्षेत्रों में सुधार के कार्य किए गए। बात क्लियर है? यहां तक बताएंगे? हां चले, अब ये सुधार की बात हुई, तो अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कि भारत में अगुआ कौन रहे। अगुआ मतलब भाई अब शादी ब्याह की बात नहीं हो रही है, अगुआ का मतलब यहां पे समझ लें प्रणेता कौन रहे या जनक कौन रहे। भारत में आधुनिक काल के इतिहास में समाज में धर्म में सुधार के प्रणेता कौन रहे, अगुआ कौन रहे, जनक कौन रहे। तो इसी संदर्भ में नाम आता है पहला राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय नाम भी बड़ा सा है, लेते लेते सुबह से शाम हो जाए। हालांकि पहले लोग बड़े बड़े ही नाम रखते थे, आजकल तो चिंटू सिंटू वगैरह वगैरह हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता या अगुआ माने जाते हैं। 19वीं 20वीं आधुनिक भारत की बात हो रही है। अब थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल समझिएगा इन बातों को। अब आपके तथ्य वाले बातें अब यहां पे शुरू होती हैं। राजा राम मोहन राय को लेकर के पहली बात, इनका थोड़ा सा बचपना देख लेते हैं, परिचय कराते हैं। ये जो राजा राम मोहन राय साहब हैं, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हम लोग चल रहे हैं। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म कब हुआ था? 1772 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो बंगाल में एक जिला है वर्धमान। वर्धमान जिला में एक गांव है राधानगर। राधानगर, वर्धमान जिला के राधानगर गांव में 1772 में भाई साहब का जन्म हुआ था। इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां भी हैं। उपाधि लगातार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रथम
आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा किसे कहा जाता है? तो भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राम मोहन राय को कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक उपाधि भी राम मोहन राय को प्राप्त है। ऐसी बहुत सारी उपाधियां इन्हें मिली हुई हैं। नए युग का पैगंबर किसे कहा जाता है? नवीन युग का पैगंबर भाई साहब को ही कहा जाता है, नए युग का पैगंबर। इस प्रकार की बहुत सारी उपाधियां इन्हें प्राप्त हैं। अगर काम की बात किया जाए, इनके द्वारा कौन कौन से, यही सारे प्रश्न बनते हैं। काम की अगर बात किया जाए तो कौन कौन से कार्य इन्होंने किया? कार्य की बात किया जाए तो कार्य में, अच्छा, कार्य के पहले इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो पहले रचना देख लेते हैं, फिर कार्य की बात करते हैं। रचना, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक तुहफात उल मुवाहिदीन, एक किताब है इनकी। किस भाषा में लिखी हुई? यह भी प्रश्न बनता है। फारसी भाषा में लिखी हुई तुहफात उल मुहावदीन किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की। इसके अलावा मिरात उल अखबार किसकी पत्रिका थी? तो मिरात उल अखबार, यह भी फारसी भाषा में ही, किस भाषा में? महत्वपूर्ण है। मिरात उल अखबार भी इनकी ही रचना थी या पत्र पत्रिका थी। इसके अलावा संवाद कौमुदी, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, संवाद कौमुदी इन्हीं की रचना। किस भाषा में? बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी। कुल भाई साहब 12 भाषा के ज्ञाता थे। कितने? 12 भाषा के ज्ञाता थे। संवाद कौमुदी बंगाली में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, नया प्रश्न, आज तक नहीं पूछा हुआ है किसी परीक्षा में, कभी प्रश्न बनेगा। इसी संवाद कौमुदी को एक और नाम से जाना जाता था, प्रज्ञा चांद के नाम से भी जाना जाता था। एक और महत्वपूर्ण किताब, उत्तराधिकार के नियम। उत्तराधिकार के नियम किसकी रचना है? उत्तराधिकार के नियम, लोगों को पता नहीं है, इन्हीं की रचना है। एक और महत्वपूर्ण किताब, बिल्कुल परेशान न हो, एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। बस बहुत पर्याप्त है और मुझे लगता है सब कुछ आ गया। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इतनी सारी किताबों की रचना इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, फिर से बहुत ही आसान सा है, ऐसे ही लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। 1772 में वर्धमान में भाई साहब का जन्म हुआ था। वर्धमान जिला, राधानगर गांव, बंगाल में। उपाधि प्रथम आधुनिक पुरुष इनको कहा जाता है। भारतीय आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहा जाता है। नवीन युग का पैगंबर, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे इनकी उपाधियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी? मिरात उल अखबार, तुहफात उल मुहावदीन फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी जिसे प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है बंगाली भाषा में, उत्तराधिकार के नियम, ब्रह्मनिकल मैगजीन, बंगदूत, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगर कार्य की बात किया जाए तो कौन कौन से इन्होंने कार्य किए? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है भाई। कौन कौन से कार्य किए इन्होंने? तो कार्य में देखते हैं। पहला, कुछ किताबों में 1814 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1815 लिखा हुआ है।
1814 भी लिखा हुआ है, 1815 भी लिखा हुआ है। क्या कलकत्ता में इन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 1817 का वर्ष था। 1817 का वर्ष किसी एक अंग्रेज के सहयोग से इन्होंने क्या किया था? डेविड हेयर के सहयोग से। किसका? डेविड हेयर। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, के सहयोग से क्या किया था? के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817। 1825 की अगर बात किया जाए तो 1825 में इन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात चौथा, कि इन्होंने 20 अगस्त, ये डेट याद रख लेंगे, आज तक नहीं पूछा हुआ है, कभी भी प्रश्न बनेगा। 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 क्या किया? इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म सभा की, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 20 अगस्त 1828। इन्हीं के प्रयासों से, पांचवी बात, इन्हीं के प्रयासों से जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो इन्हीं के प्रयासों से रेगुलेशन 17 के तहत, इन्हीं के प्रयासों से रेगुलेशन 17 के तहत भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। कब की बात है? 1829 में। कौन था गवर्नर जनरल इस समय? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। हालांकि इनको बहुत विरोध का सामना भी करना पड़ा था, और संवाद कौमुदी पुस्तक में इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध भयंकर एक आंदोलन ही छेड़ दिया था, संवाद कौमुदी के माध्यम से। इसके बाद क्या हुआ? 1831 की बात हुई। 1831 में जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अकबर द्वितीय। कौन भाई? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह। अंग्रेजों ने इनके पेंशन को जितना चला रहा था पुरानी परिपाटी पे उतना ही रखा हुआ था। इनको समस्या ये थी, महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई है तो पेंशन के साथ साथ भत्ते भी बढ़ने चाहिए, और भत्ता पेंशन बढ़वाना है अकबर द्वितीय को, तो अपनी बात तो रखनी है, लंदन में रखनी है, राजा के समक्ष रखनी है, क्योंकि हम भी राजा हैं। हम गवर्नर जनरल से बात नहीं करेंगे, वो तो राजा क्या कहते हैं, संसद की ओर से है। हम राजा से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। राजा हमारी वाली उर्दू या फारसी तो जानता नहीं है, इंग्लैंड का राजा। तो किसी पढ़े लिखे को भेजना था इनको, जो कि अंग्रेजी अच्छे से जानता था। कहां भेजना था? लंदन। इनके जो मंत्री जी थे, प्रधानमंत्री वजीर साहब, उनसे इन्होंने पूछा कि कौन है योग्य भारत में इस समय, तो प्रधानमंत्री ने कहा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय ने कहा बुलाओ। किसको? राम मोहन राय को बुलाया गया। राम मोहन राय को बुलाया गया, अकबर द्वितीय ने बुलाया। राम मोहन राय खुश, मुगल दरबार में जा रहे हैं, मुगल शासक से मिलने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी ये, हमें बुलाया है, प्राउड फील हुआ। जाते हैं, चाय पानी नाश्ता अकबर द्वितीय कराते हैं, और अकबर द्वितीय ने कहा कि राम मोहन राय, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। राम मोहन राय, आपको मैं एक उपाधि देता हूं। कौन सी उपाधि? मैं आपको, आप इतने विद्वान हैं, मैं आपको राजा की उपाधि देता हूं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो अब राम मोहन राय राजा राम मोहन राय हो गए 1831 में। राम मोहन राय बैठे बैठाए खुश कि मुगल बादशाह ने हमें हमका राजा बोल दिया, अब तो हम राजा हो गए।
जब अकबर द्वितीय ने राजा बोल दिया राम मोहन राय, अब राजा राम मोहन राय हो गए, राम मोहन राय राजा राम मोहन राय हो गए, तो खुश। जब खुश हो गए बहुत जाते हो, अकबर द्वितीय ने कहा कि अरे भैया शांत रहो, ऐसे फ्री ऑफ कास्ट थोड़ी तुम्हें राजा की उपाधि दिया है, काम की बात अब सुनो। तो अकबर द्वितीय ने अब काम की बात, पहले उपाधि दे दिया, उसके बाद काम की बात, हमें पेंशन ना अब कम मिल रहा है, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा करिए, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हैं, कितने अच्छी किड़बिड़ किड़बिड़ बोलते हैं, आप मेरी ओर से ना थोड़ा सा चले जाइए लंदन, और अंग्रेजी में जैसे हॉकिंस आया था, बोला था जहांगीर के साथ, जहांगीर साहब खुश हो गए थे, आप भी जाइए किड़बिड़ किड़बिड़ करिए अंग्रेजी में बहुत अच्छे से, और हमारी पेंशन बढ़वा दीजिए बस। राजा तो हमने आपको बना ही दिया है, राजा वाला काम भी कर लीजिए, एक राजा के साथ जाके मिल लीजिए। अब खुश है, खुशी में अब तो आत्म बलिदान करना ही था। तो राम मोहन राय राजा की उपाधि प्राप्त करते हैं, अकबर द्वितीय के लिए कहां जाते हैं, लंदन जाते हैं। कहां जाते हैं, लंदन। कब जाते हैं, 1831 में जाते हैं लंदन। लंदन गए, अधिकारियों से, राजा से जो भी बात करनी थी, मिलना था, वो सब हुआ, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं मिला, अर्थात इनकी पेंशन जो बढ़वानी थी वो पेंशन नहीं बढ़ पाई। दुखी हो गए कौन, राम मोहन राय सब दुखी हो गए। राजा की उपाधि मिले, एक छोटा सा काम दिया था, अंग्रेजी में जाकर के बोलना था, उनका पेंशन बढ़वाना था, वो तो मैं कर नहीं पाया, टेंशन में आ गए। अब जाकर के क्या मुंह दिखलाएंगे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को, टेंशन में आ गए। जब टेंशन में आ गए तो लंदन में एक स्थान जिसका नाम है ब्रिस्टल। क्या नाम है भाई, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में कब, 1833 भाई साहब की मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है, कभी प्रश्न नहीं बना हुआ है। मृत्यु कहां पे हुई है यह तो पूछा गया है, समाधि इनकी कहां पे है, तो भाई साहब की समाधि ब्रिस्टल में। क्लियर है भाई, क्लियर है यहां तक। अब आगे बात बढ़ जाए, जल्दी बताएं सारे लोग, क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं, कुछ और इंटरेस्टिंग बात। चले अब देखें, अब खेल आगे बढ़ता है थोड़ा सा। भाई साहब निपट गए, राम मोहन राय निपट गए, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज खड़ा हो चुका है। ब्रह्म समाज का क्या हुआ, ब्रह्म समाज का क्या हुआ, राम मोहन राय का तो हमने देख लिया, ब्रह्म समाज का क्या हुआ। तो राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इनके एक सहयोगी थे, इनके मित्र और सहयोगी थे, जिनका नाम था द्वारिका नाथ ठाकुर। द्वारिका नाथ ठाकुर या टैगोर कह लें, ठाकुर। ये कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। कौन थे, दादाजी। द्वारकानाथ ठाकुर ब्रह्म सभा को आगे बढ़ाए, ब्रह्म सभा को आगे बढ़ाए। कौन, राम मोहन राय के बाद द्वारकानाथ ठाकुर। द्वारकानाथ ठाकुर थोड़े से बुढ़ाए, थोड़े से बूढ़े हुए, तो इनके बेटे थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। ये कौन थे, आर.एन. टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाबूजी। देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर ने आगे बढ़ाया किसको, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है, वो ये कि देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे, बात बहुत पते की है, समझिएगा। देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाज में जुड़ने के पहले ही, ब्रह्म समाज में
जुड़ने के पहले एक इन्होंने संस्था का गठन किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस नाम से? रक्त रंजनी सभा। रक्त रंजनी सभा की स्थापना की थी कब? 1839 में। रक्त रंजनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1839 में। बाद में इसे ही किस नाम से जाना गया? तो इसे ही तत्वबोधिनी सभा के नाम से जाना गया। तत्वबोधिनी सभा। तो प्रश्न ये पूछा हुआ है कई बार, तत्वबोधिनी सभा कई बार पूछा हुआ है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। कब किया था? 1839 में किया था। यह नहीं पूछा हुआ है आज तक कि तत्वबोधिनी सभा का आरंभिक नाम क्या था। यह याद कर लेंगे, रक्त रंजनी सभा। इसके बाद थोड़ा सा और महत्वपूर्ण मुद्दा कि न सिर्फ तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, बल्कि एक पत्रिका का, समाचार पत्र का प्रकाशन भी करते थे जिसका नाम था तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन कौन करता था? किसकी? कौन निकालता था? देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, और कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र? तत्वबोधिनी नाम का समाचार पत्र भी निकालते थे। जब इनके जो बाबूजी थे द्वारकानाथ टैगोर निपट गए, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को और आगे बढ़ाया। इन्होंने ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, 1857 की बात थी, 1857। एक तथ्य महत्वपूर्ण है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 में आचार्य नियुक्त किया। किसका आचार्य नियुक्त किया? ब्रह्म समाज का। किसको नियुक्त किया? केशव चंद्र सेन को। कब की बात है? 1857। अब कभी यह अगर प्रश्न पूछा गया कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब जुड़े, तो केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े। अब ये खेल अलग खेल रहे हैं केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के साथ। समझ, ये जो केशव चंद्र सेन हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। अब जब बहुत आदमी पढ़ लिख लेता है ना, तो लोगों को बहुत पढ़ाता भी है। बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत उदारवादी किस्म के थे। जो उदारवादी होता है वो नए नए विचारों को क्या करता है? नए विचारों को आत्मसात करता है, अर्थात रूढ़िवादी नहीं होता है। यही है परिभाषा। केशव चंद्र सेन को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। केशव चंद्र सेन बहुत पढ़े लिखे थे, उदारवादी थे, और इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ? जो ये ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इतना प्रचार प्रसार हुआ कि अगर कभी यह प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप किसने दिलाया था, तो ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय बना दिया किसने? उत्तर आपका होगा केशव चंद्र सेन। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का खूब प्रचार प्रसार किया, देश देश में घूम घूम करके, यहां तक कि ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप दिला दिया। क्लियर है? अखिल भारतीय स्वरूप ब्रह्म समाज को किसने दिलाया? केशव चंद्र सेन ने।
ये जो इनकी समस्या थी, केशव चंद्र सेन बहुत पढ़े लिखे उदारवादी थे, नए नए विचारों को आत्मसात कर रहे थे, रूढ़िवादी नहीं थे। अब जब ये नए नए विचारों को आत्मसात कर रहे थे तो इन्हीं नए नए विचारों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही ब्रह्म समाज में भी नई नई बातें जोड़ने लगे, नई नई बातें लागू करने लगे। इस बात को लेकर के क्या हुआ, इनके और देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र एंड केशव चंद्र सेन के बीच क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। ये चाह रहे थे वही पुरानी परिपाटी जो राम मोहन राय ने, द्वारका ने बनाई हुई थी, उसी पे चले। केशव चंद्र सेन कह रहे थे नहीं, इसमें बदलाव जरूरी है, समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। विवाद हो गया और इस विवाद के फलस्वरूप क्या हुआ, पहला विभाजन हुआ। 1865-66 की बात है। ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन हुआ। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1865-66 याद रखेंगे, में पहली बार विभाजन होता है। ये जो पहला विभाजन हुआ तो समझने की बात यह है कि अब ब्रह्म समाज किस नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर के लीडरशिप में जो ब्रह्म समाज है वो किस नाम से जाना जा रहा है, आदि ब्रह्म समाज। किस नाम से, आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया 1865-66 से। और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज आगे बढ़ा उसको ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। क्लियर है भाई यहां तक? आदि ब्रह्म समाज कैसे हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कब की बात ये, 1865-66। अब यहां पे आपने जो देखा हुआ था कि ये जो अखिल भारतीय स्वरूप इन्होंने दिलाया था, अखिल भारतीय स्वरूप दिलाया था किसने, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप। इन्हीं के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही क्या हुआ, इन्हीं के प्रयासों से अखिल भारतीय स्वरूप कैसे, 1864 में कहां पे, मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में। ब्रह्म समाज से ही प्रभावित उन्हीं नियम कानून को ही वेद समाज में लागू किया गया। वेद समाज की स्थापना मद्रास में दक्षिण भारत में हो रही है, किसके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। कब हो रही है, 1864 में। मुख्य कर्ता धर्ता कौन था वेद समाज का मद्रास में, नाम है धरालू नायडू। से आगे बात करते हैं। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और केशव चंद्र सेन के ही प्रयास से 1867 में कहां पे, अब बंबई में कौन सी सभा की स्थापना होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। प्रार्थना समाज, आत्मा राम पांडुरंग मुख्य कर्ता धर्ता है। केशव चंद्र सेन के प्रयास से मद्रास में वेद समाज, केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। केशव चंद्र सेन के ही प्रयास से कुछ और बातें। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया हो गया 1866। 1872 में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही क्या हुआ,
नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट किसके खिलाफ? बाल विवाह के खिलाफ, बाल विवाह के विरुद्ध पारित हुआ नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव का मतलब होता है देसी। 1872 में किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह के विरुद्ध कानूनी प्रयास था ये। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इतना तो आप जानते होंगे, एक और महत्वपूर्ण बात, नेटिव मैरिज एक्ट में उम्र क्या निर्धारित की गई बाल विवाह के विरोध में? तो 14 वर्ष बालिका के लिए, 18 वर्ष बालक के लिए निर्धारित कर दी गई कि अगर इस उम्र से नीचे के बालक या बालिका का विवाह होता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में काउंट होगा। आगे बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 1872 तक बात पहुंच गए। अब एक और तथ्य यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ, तो इस समय वायसराय कौन था? 1858 से गवर्नर जनरल वायसराय हो गया। वायसराय कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक अलग से याद करेंगे, नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक इस समय वायसराय था या गवर्नर जनरल था। 1872 के बाद क्या हुआ? 1878 का वर्ष आता है। 1878 में क्या हुआ? केशव चंद्र सेन एक तरफ बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को पता है। लेकिन इसी दौरान 1878 में केशव चंद्र सेन की एक बेटी थी जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कोई पंडित जी आए, उन्होंने कहा, अरे केशव भाई, कूच विहार वाला जो राजा है वो शादी करना चाहता है, उसकी उम्र तो थोड़ी ज्यादा है भाई। अब क्या झूठ क्या बोले आपसे, पहले ही बता देते, उसकी उम्र, कूच विहार के राजा की उम्र तो ज्यादा है। बच्ची छोटी है तो क्या हुआ, कल तो बड़ी होगी, लेकिन राजमहल, राज परिवार तो मिल रहा है ससुराल में। रिश्ता बहुत अच्छा है केशव भाई, कर दीजिए शादी। केशव भाई को भी लगा रिश्ता तो बहुत अच्छा है राजा के साथ। राममोहन राय को भी राजा की उपाधि मिली थी, हमारी बेटी को भी राजा मिल रहा है, क्या दिक्कत है, कर देते हैं। बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे केशव चंद्र सेन, लेकिन रिश्ता अच्छा दिखाई दिया। 1878 में अपनी बेटी जिसकी उम्र थी मात्र 13 वर्ष का विवाह कर दिया। किसके साथ का विवाह कर दिया? कूच विहार के राजा के साथ। कूच विहार के राजा के साथ कर दिया। कूच विहार कहां है? तो ये जो बंगाल वाला हिस्सा है ना, एक पतली सी जो ये ऊपर रेखा निकल जाती है, ये बांग्लादेश है। और ये जो असम है, असम है, तो असम से ये जो पतली सी एक लाइन की तरह बंगाल ऊपर चला जाता है, यही है कूच विहार। यहां पे कूच विहार के राजा के साथ कर दिया। जब कूच विहार के राजा के साथ कर दिया तो इन्हीं के जो फॉलोवर थे, अनुयायी थे, भड़क गए। एक तरफ तो केशव जी आप दुनिया को दिखलाते हैं कि आप बाल विवाह के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और मौका मिला नहीं कि अपनी बच्ची को ही बाल विवाह की ज्वाला में ढकेल दिया आपने। ये तो गलत बात है। कथनी और करनी में अंतर है, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप जमाने को कुछ और दिखाते हैं, अपने घर में कुछ और करते हैं, हम तो ऐसा नहीं चलने देंगे। तो इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के ब्रह्म समाज में क्या हुआ? ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ। कब की बात है? 1878 में ब्रह्म समाज में एक दूसरा विभाजन देखने को मिला। क्या हुआ कि ये जो
भारतीय ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ी। जो केशव चंद्र सेन के कुछ सहयोगी थे, केशव चंद्र सेन के सहयोगी जैसे आनंद मोहन बोस और कौन, शिवनाथ शास्त्री और कौन, बंकिम चंद्र आदि। इन लोगों ने क्या किया, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की बात है ये? 1878। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1878 में। किसने किया था? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ये दो सबसे प्रमुख व्यक्ति रहे। क्लियर है? बताएं। हाँ, तो ये ब्रह्म समाज तक की बात हमने कर लिया है। कल फिर हम लोग बात करेंगे प्रार्थना समाज पे, और उसके बाद आर्य समाज की बात करेंगे, दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। फिर इसी कड़ी में परसों हम लोग फिर रामकृष्ण परमहंस की बात करेंगे, विवेकानंद की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। ऐसे ही 3-4 दिन आगे ऐसे होगा, समझते जाएंगे, नोट करते हुए चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात अच्छे समझ आई होगी, सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में अब घर कर गया होगा। रेगुलर बैच में इन सारी बातों को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मिले फिर।